के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 7 और इसके माध्यम से कुछ खास एडजस्टमेंट्स भी हैं और कुछ आइटम्स भी हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जगत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एज एट 31st March 2016, prepare profit and loss statement relating to 2015-16 and the balance sheet as at the end of the year. So you can see in the debit side there is inventory, purchases, wages, electric power, manufacturing expenses, carries outward, carries inward, salaries, insurance, trade receivables, bank balance, and investments. Uh, Up till investment, is there any specific item where you don't understand the meaning of the item and also the treatment of the item in the final statements? You know very well inventory is to be shown in the expenses under the head expenses, in the subhead changes in inventory. Okay, for changes in inventory you are supposed to deduct closing stock from opening stock, right? चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे और जो रकम आएगी उसे चेंजेस इन इन्वेंट्री में लिखा जाता है। उसके नीचे परचेजेस लिखा जाता है सीधे सीधे 3,20,000। ओके, देन वेजेस आपको पता है अदर एक्सपेंसेस में आएगा, इलेक्ट्रिक पावर भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी अदर एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है, कैरीज आउटवर्ड और कैरीज इनवर्ड भी अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल असेट हैं, बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, बैंक बैलेंस भी असेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाते हैं आपको पता ही है, ये दोनों चीज़ें ट्रेड रिसीवेबल और बैंक बैलेंस करंट असेट में दिखाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। ये 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इनका फेस वैल्यू 1 लाख है, लेकिन इन्हें आपने ख़रीदा 90,000 में होगा या इनका ये मार्केट वैल्यू है ऐसे मान लीजिए, अदरवाइज़ ये इनकी हिस्टोरिक वैल्यू होती है, जितने पे आप ख़रीदते हैं उतने पे ही आप दिखाते हैं इन्हें। तो 90,000 पे आपने ख़रीदा है, मगर इनकी फेस वैल्यू क्योंकि 1 लाख है तो 4% अगर आप 1 लाख का निकालेंगे तो इन पर इंटरेस्ट जो आपको मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4,000। ये हमें देखना होगा कि हमें इन पे इंटरेस्ट मिला कितना है। अगर कुछ कम मिला है तो बाकी की रकम एक्रूड इंटरेस्ट मान करके उस इंटरेस्ट में जोड़ी जाएगी। तो इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यू कैन सी हियर। सो दिस इज़ 2,000, तो इट मीन्स कि एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट अभी आपने निकाला था कि 4,000 होना चाहिए और ये 2,000 आपको मिला है, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000। तो ये 2,000 ऐड किया जाएगा और फाइनली इसे करंट असेट में, अदर करंट असेट में ये एक्रूड इंटरेस्ट के तौर पे दिखाया भी जाएगा। तो और जो कुछ आइटम्स हैं डेबिट साइड के, उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट है 6,000। अब डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डिबेंचर्स कितने के हैं। तो यहाँ देख लीजिए डिबेंचर्स जो हैं वो 6% डिबेंचर्स हैं और 2 लाख के हैं। अगर 6% 2 लाख का निकालें साल भर का आएगा 12,000। और आपने पे कितना किया है? सॉरी अभी हाँ यस, आपने पे कितना किया है? 6,000। तो 12,000 करना चाहिए था, 6,000 किया है, तो इसका मतलब है आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 6,000। तभी तो 12,000 होगा 6,000 मिला करके। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है इसे कहाँ दिखाएंगे? सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट जहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट दिखाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट 6,000 में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के। और फाइनली चूँकि ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत दिखाए जाएंगे। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये एसेट्स हैं, इन पे अगर कोई डिप्रिसिएशन आएगी एडजस्टमेंट में तो वो चार्ज किया जाएगा। डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस, ये दोनों आइटम्स कहाँ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। इनकम टैक्स पेड है 41,000, तो इनकम टैक्स पे आप कर चुके हैं। तो इनकम टैक्स पेड जो है इस 41,000 को भी आप बिकॉज दिस इज़ इनकम टैक्स, सो ये जो अमाउंट है इसे यूज़ किया जाएगा इस तरह से कि आपने इनकम टैक्स के लिए कितना प्रावधान पहले बनाया था और उसमें से कितना पे किया है।
you can see income tax is 41,000 which is the amount you have paid, and इनकम टैक्स के लिए एक प्रावधान है, सेकेंड आइटम ऊपर देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये 45,000 था। तो आपने 45,000 का प्रोविजन बनाया था, जिसमें से आपने 41,000 पे किए हैं, तो 4,000 एक्स्ट्रा रह गया है। ये जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस होते हैं या एक्स्ट्रा रिजर्व अगर कोई होती है, तो वो ऐड बैक होती है, तो ये वहाँ यूज़ में आएगा। 45,000 माइनस 41,000 किया जाएगा। अभी हम इसे देख लेंगे। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर इनकम टैक्स पेड यहाँ पर आया है, तो आपको ये देखना होता है कि कितना पे किया और कितना प्रोविज़न बनाया हुआ था, तो जो डिफरेंस होगा वो वहाँ ऐड बैक किया जाता है। अभी दिखाएंगे। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पे कितना किया है, 6,000। यहाँ पर भी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, कितने वैल्यू के हैं और उनकी रेट क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप देखें ध्यान से, ये 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल हैं यानी कि रिडीम किए जाएंगे। इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा हमारे अभी के सवाल पे। 2 लाख और 6% अगर निकालें तो ये कितना आना चाहिए, 12,000 आना चाहिए। और 12,000 में आपने अभी पे कितना करा है, अगर आप देखें तो केवल आपने पे किया है 6,000। तो 6,000 डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी पेड है, और ये 6,000 जो होगा ये प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मान लिया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड आप पे कर चुके हैं 30,000, लेकिन इसके बाद में जो आप पे कर चुके हैं इसे आप शो करते हैं पेड के तौर पे जब आप डिविडेंड शो करेंगे। और उसके बाद में आप शेयर इशू एक्सपेंसेस देख रहे हैं 20,000। इनके बारे में जैसा कहा जाएगा उतना राइट ऑफ करेंगे, जो नहीं कहा जाएगा वो अदर करंट असेट में या नॉन करंट असेट में दिखाया जाएगा। गुडविल जो है 1,40,000 है। चलिए हम एडजस्टमेंट देख लें। अंतिम रहतिया 58,000 दिया गया है, ये तो आप अभी समझ ही चुके थे, चेंजेस इन इन्वेंट्री में यूज़ में आता है। आयकर के लिए 2015-16 के अतिरिक्त कोई और दायित्व था नहीं। आपको फिलहाल 50,000 का आयोजन जिसके लिए बनाना है, तो इस साल का आयोजन कितना होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना होगा, 50,000। इसे कहाँ शो करेंगे, जाहिर सी बात है इसे आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। भूमि तथा भवन पर 2% की दर से, प्लांट एंड मशीनरी पर 10% की दर से डिप्रिसिएशन लगाना है, तो ये डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। अंश निर्गमन व्यय में कहा गया है, देखिए 5,000 अपलिखित करने हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे 20,000, 5,000 आप अपलिखित करेंगे, यानी कि अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो इस साल अगर 5,000 किया है तो इसका मतलब अगले साल भी करेंगे, तो अदर करंट असेट में भी 5,000 दिखाए जाएंगे। और बाकी बचा कितना रह जाएगा, 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा चुके इस 20,000 में से, और 5,000 अदर करंट असेट में। तो बाकी 10,000 अदर नॉन करंट असेट में जाना चाहिए, अदर नॉन करंट असेट में जाना चाहिए, याद रहेगा, अदर नॉन करंट असेट। ओके, 10,000। खैर आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखिएगा शायद यही किया गया होगा। संचालकों ने अनुमोदन किया है कि सामान्य संचय में 25,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएं, तो ये इस साल 25,000 हस्तांतरित किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे इसे। देन समता अंशों पर 10% अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाए, तो 10% जो समता अंश होंगे उनका 10% निकालेंगे, कितना आएगा, समता अंश कितने के थे, समता अंश अगर आप देखें इक्विटी 3 लाख के थे, तो इसका 30,000 आएगा, 10%, ये फाइनल डिविडेंड होगा। तो जो डिविडेंड पे कर चुके हैं वो तो रहेगा ही 30,000, और ये फाइनल डिविडेंड 30,000 एक्स्ट्रा होगा। सामान्य संचय में हो चुका था, सॉरी, कारपोरेट लाभांश कर के लिए 15,000 जमा अधिभार, 5% जमा शिक्षा कर, और 3 शिक्षा कर के लिए 3% की व्यवस्था करनी है। इसमें कामा थोड़ा गलत लगे हैं, लाभांश कर के लिए 15%, जमा अधिभार जो होगा वो 5% होगा, ठीक है, और जो शिक्षा कर होगा वो 3% होगा, ऐसे है। तो फिलहाल इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप क्वेश्चन को जैसे करना चाहिए उस क्रम में समझें। हाँ, कुछ आइटम्स अभी रह गए हैं क्रेडिट साइड की, जरा उन्हें भी देख लेते हैं। ट्रेड पेबल सामान्य होते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में आपको बता चुका, यूज़ में कैसे आएगा कि इस साल का आपने प्रोविजन 45,000 बनाया था और आपने पे कितना किया है, 41,000। तो वो उसके आधार पे आप जानते हैं कि 4,000 इसमें एक्सेस बचा रह गया जो ऐड बैक होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का बैलेंस 38,000 है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के दौरान उपयोग में आता है। जनरल रिजर्व में 1,90,000 पहले से थे, 25,000 इस बार के जोड़ेंगे, और टोटल रिजर्व में आप 1,90,000 प्लस 25,000 दिखा करके रिजर्व दिखाएंगे, और जो सरप्लस होगा वो दिखा करके रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनता है।
शेयर कैपिटल अभी आपने देख ही लिया, इक्विटी 3 लाख के हैं और प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के हैं। डिबेंचर सिक्योर्ड हैं फिक्स्ड एसेट से, तो जैसे लिखा है ऐसे ही लिख दिया जाएगा। बाकी सिक्योरिटी फिक्स एसेट पे जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। 2 लाख के हैं, 6% तो 12,000 इंटरेस्ट आना चाहिए। 6,000 रुपये का या करा है तो बाकी का 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट माना जाता है। सैलरी और वेजेस अनपेड जो है ये अदर करंट असेट में दिखाया जाएगा, सॉरी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, और सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता ही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि ये 4,000 होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट की जो रकम है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख का 4%, लेकिन ये केवल 2,000 है, तो 2,000 एक करोड़ इंटरेस्ट माना जाना चाहिए। ये रहा एनालिसिस ट्रायल बैलेंस का। और एडजस्टमेंट मैं आपको बता चुका, तो सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स के रूप में लिखेंगे। अदर इनकम में क्या क्या आना चाहिए? अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आना चाहिए, और वो कितना आएगा? 4,000। ये आप नोट नंबर 1 से चलिए जल्दी से देख लीजिए। नोट नंबर 1 में क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेड इज रिसीव्ड इज 2,000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड इज 2,000, टोटल इज 4,000, राइट। देन अगली जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है वो आती है एक्सपेंसेस की। इसमें परचेजेस मैंने कहा था कि आप सीधे सीधे दिखाएंगे। 3,20,000 आपने दिखा दिया है। ये परचेजेस आपके क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप देखेंगे दिख जाएगा। देन आफ्टर दैट changes in inventories is there, you can see simply. देन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,50,000, इसमें सैलरी और वेजेस दिखाएंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट में 6,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड एंड 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टोटल 12,000 आ जाएगा। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में दोनों असेट्स पे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 दिखाओगे तो 56,000 आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं नोट नंबर 4। देखिए डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 6,000 है, प्लांट एंड मशीनरी पे 45,000 है। इतना तो निकाल लेंगे, जो रेट्स दी गई हैं और अमाउंट है उनके ऊपर वो रेट अप्लाई करके। और 5,000 शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, टोटल 56,000 है। ओके, फिर अदर एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिक पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस, ये सब आता है। ये टोटल हो गया 1,06,000। ठीक है, इतना कर लेंगे जब आप, तो आप पाएंगे कि ये जो आपका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसमें टोटल हो गया 6,46,000 एक्सपेंस का। ऊपर जो आपकी रेवेन्यू थी वो 7,74,000 थी, तो उसमें से घटा करके 1,28,000 आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। There is no exceptional item, there is no extraordinary item, so ultimately profit before tax is 1,28,000. Tax expenses are given as 50,000, so you will get 78,000 at profit for the period from continuing operations, because there is no item in discontinuing operations, तो वो उन्होंने हिस्सा यहाँ शो नहीं किया है, लेकिन आपको करना चाहिए। पूरा फॉर्मेट ही लिखिएगा, जो आइटम नहीं है उनमें डैश लगाते चलिए। अर्निंग पर इक्विटी शेयर आता है, तो जितना आपने प्रॉफिट कमाते हैं और जो शेयर्स होते हैं उनकी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 2.6 यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, ये रुपीज़ में होता है। इसके बाद में बैलेंस शीट है। शेयर होल्डर्स फंड के लिए शेयर कैपिटल 5 लाख कैसे आएगी उसके लिए आप देख लीजिए शेयर कैपिटल का नोट। इशूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर्स 3 लाख के हैं, और 2006% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, कुल मिला के 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन स्टेटमेंट में पिछले साल का प्रॉफिट 38,000 दिया गया था। इस साल का प्रॉफिट जोड़ने से पहले जो प्लस है सेविंग इन प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, that was 45,000 was the amount of provision, and tax paid was 41,000. The difference 4,000 is the savings out of provision for taxation. You are supposed to add it back to the previous year's profit. 38,000 plus 4,000, you will get 42,000, and current year's profit is 78,000. The total profit available for appropriation is 1,20,000. So now some items to be deducted from this amount 1,20,000. Transfer to general reserve, the exact the clearly adjustment regarding the transfer of 25,000 to general reserve is given there in the question. So 25,000 is to be deducted here. Then there is dividend on preference shares. The paid amount is 6,000. The amount which is assumed to be payable, right, that is 6,000. Total dividend
on preference shares is 12,000. Interim dividend given in the trial balance is 30,000, and in the adjustment there is a information that 10% dividend on equity shares is to be paid. It is decided by the directors. So this is called as proposed dividend on equity shares. And 3 lakh पर 10% निकालेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा. The total amount of dividend is 72,000, and total dividend tax is corporate dividend tax is to be provided first of all at the rate 15% on this total amount of dividend, that is 72,000. you will get 10,800. now 10,800 पर आपको आगे जो टैक्स लगाना होगा वो 5% लगेगा, ये 10,800 पर लगेगा और ये आएगा 540. इसको अगर आप मिला लेंगे तो 10,800 और 540 ये रकम हो जाएगी कितनी, 11,340. और इस 11,340 का 3% फिर निकालेंगे और ये आ जाएगा कितना, 340 अगेन. तो कुल मिला करके अब आप पूरा जब जोड़ेंगे तो ये रकम कितनी हो जाएगी, ये रकम हो जाएगी 11,000, ये तीनों का जोड़ 11,680. तो कुल मिला करके 12,000, 30,000, 30,000, 11,680. और ये जो डिविडेंड के रूप में है ये 1,08,680 हैं. 25,000 ऑलरेडी ऊपर हैं, तो 1,08,680 और 25,000, राइट. तो ये सब जब आप मिलाएंगे तो यू विल गेट हाउ मच, 11,320. जस्ट अ मिनट. 30, 30, 60, 72, 82 और 25, ये 25 को मिला करके हैं 25. बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये जो 25,000 इन्होंने यहाँ लिखे हैं, आप यहाँ की जगह इसे 25,000 यहाँ लिखें, क्योंकि ये एक्सटर्नल अमाउंट होती हैं, ठीक है. तो 25,000, 12,000, 30,000, 30,000 जोड़ करके और 11,000 जोड़ करके 1,08,680 आएगा. 1,20,000 में से 1,08,680 घटाओगे तो जो रकम आ जाएगी वो 11,320 आएगी. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सरप्लस विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट, राइट. ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे दिखाएंगे, देखिए जनरल रिजर्व में 1,90,000 पहले से थे और उसमें एडिशन हुआ है 25,000, तो टोटल अमाउंट इज 2,15,000. एंड द सरप्लस विच इज़ नोन एज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, इसे आप सरप्लस भी यहाँ पे लिख सकते हैं. तो surplus is 11,320. The total amount to be shown under the head reserve and surplus is 2,26,320. Now you can see in the balance sheet the same amount is to be shown under the head reserve and surplus. Okay. So reserve and surplus में शेयर कैपिटल में 5 लाख और रिजर्व सरप्लस में 2,25,000. तो बाहर कितना आ जाएगा, 7,26,620. Okay, there is nothing to be shown in under the head share application money pending allotment. Non-current liabilities में long term borrowing हैं debentures secured on fixed asset, ये लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है. There is nothing to be shown on other long term liabilities and long term provisions. Okay, short term provisions 45,000 as trade payables. Other current liabilities you can see 31,000, note number 8. Other current liabilities. Other current liabilities, debenture interest outstanding is 6,000 and salaries and wages unpaid. This amount is shown in the trial balance 25,000. Okay, तो ये 31,000 आ जाएंगे. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन साफ साफ कहा गया था वो आएगा. इसके अलावा डिविडेंड ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, द अमाउंट which is due on preference shares which is paid is not to be shown here under the heading short term provisions. Okay, the amount of dividend which is yet to be paid is to be shown under the head short term provisions. Okay, provision for taxation 50,000. Dividend due on preference shares is 6,000. Proposed dividend on equity shares is 30,000. The dividend which has already been paid on equity shares is not to be shown here. Guys, please remember this point. The dividend which is supposed to be paid in future is a kind of provision. Okay, that is to be shown here under this heading short term provisions.
So 50,000 provision for taxation, dividend due on preference shares is 6,000, proposed dividend on equity shares is 30,000, and corporate dividend tax you have paid already. You have got this amount 11,680, and the total short-term provision is 97,680. Then tangible assets are there. In the asset side, long land and building after depreciation they are 2,94,000. Plant and machinery after depreciation of 45,000 you have got the amount 4,05,000. The total tangible assets are 6,99,000. Other current assets you can see, interest accrued on investment are 2,000 accrued interest, right? And share issue expenses, it is assumed that an amount equal to the amount written off this year, 5,000 will be written off next year and the balance thereafter. So 5,000 amount is to be shown under the head other current asset. So 7,000 is the total amount of other current asset. अदर नॉन करंट असेट में क्या क्या है? अदर करंट नॉन करंट असेट, चलिए अदर नॉन करंट असेट के लिए आप आइए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आप यहाँ देखिएगा, आपको दिखेगा अदर नॉन करंट असेट में शेयर इशू एक्सपेंसेस को इन्होंने शो किया है। 15,000 बचे थे, 5,000 तो राइट ऑफ करा था 20,000 में से, और 5,000 आपने कहाँ दिया दिखाया था? अदर करंट असेट में। तो अदर नॉन करंट असेट में कितना आएगा? 10,000, मैंने अभी आपको बताया भी था। और फिक्स्ड असेट का अभी आपने टेंजिबल असेट का निकाला था। इंटेंजिबल असेट गुडविल ऑलरेडी 1,40,000 दी गई है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे लेकिन उनकी वैल्यू 90,000 थी, तो वही 90,000 दिखाया जाएगा। तो टोटल आपकी नॉन करंट असेट 9,39,000 हो गई। और इधर आप देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल दिए गए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए गए हैं, ट्रेड इन्वेंट्रीज हैं, और फाइनली आपके अदर करंट असेट्स हैं। तो टोटल 11 लाख यहाँ पर आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल। मुझे लगता है गर्ल्स ये बात आप समझ गए होंगे। जो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स थे मैंने आपको अपनी आप तरफ से बताए हैं, थोड़ा जल्दी में बताने की कोशिश की है। अगर आप कहीं पे अटकते हैं तो एक बार फिर से रिपीट करके उसे सुन लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। इसके बाद का जो उदाहरण नंबर 8 है और उदाहरण नंबर 9 है, ये क्रमशः उदाहरण नंबर 8 में आपको सामान्य जो अभी तक हमने आइटम्स डिस्कस कर लिए हैं वही आइटम्स यहाँ दिए गए हैं। नथिंग इज़ न्यू इन द ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ ट्रायल बैलेंस, दीज आर जस्ट सम इंफॉर्मेशन। ये कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं है, आपको पहचान करना होगा कि कौन सा आइटम डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। कुछ एडजस्टमेंट हैं वो भी सिंपल हैं। इसमें आपसे केवल लाभ हानि खाता बनाने के लिए कहा गया है। तो गर्ल्स आपको ये लाभ हानि खाता कैसे बनाया गया है, इसका फॉर्मेट बच्चों सही नहीं है। आप फॉर्मेट वही बनाइए, इसमें केवल कैलकुलेशंस इन्होंने दिखा दी हैं और सोल्यूशन आ गया है, आंसर आ गया है। बट फॉर्मेट आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, जो बुक में भी पीछे दिया गया है, सिर्फ उसे ही फॉलो करेंगे और नोट्स बना करके आप शो करेंगे। दिस इज़ नॉट द वे टू शो एक्सपेंसेस, ओके। वेजेस कैरेज अलग से नहीं दिखाते, इन्हें अदर एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। तो सही जो फॉर्मेट बताया है उससे आप सभी को आज उदाहरण नंबर 8 करना है अपनी कॉपी पे। उदाहरण नंबर 7 करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकें तो बहुत अच्छा है। उदाहरण नंबर 8 करना है मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मेट। तो जैसे कि आपने इससे पहले के इलस्ट्रेशंस में जिन फॉर्मेट को फॉलो किया है उसी फॉर्मेट में इसे बनाना है, और इनके नोट्स दिए गए हैं। इसके अलावा उदाहरण नंबर 9 है, ये एक इसमें केवल और केवल वो आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं। तो आप सभी से मेरी यहाँ पर भी एक अपेक्षा है कि ये जो उदाहरण नंबर 9 है इसमें भी कुछ खास नया नहीं है, ये सारे आइटम्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप सभी से यही अपेक्षा है, अनुरोध भी है कि उदाहरण नंबर 9 को अच्छे से समझें। मुझे नहीं लगता कि कोई आइटम इसमें ऐसा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी नीड प्लीज़ टेल मी एंड आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू आस्क, ओके। तो करना है आप सभी को, इसे अच्छे से समझना है और समझ के करना है। Everybody is supposed to solve all the examples given and discussed by me, and then there are some questions. Just wait a bit. जी हाँ, 5 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। I will repeat once again, there is nothing new in this question.
सारे आइटम्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, फिर भी अगर कुछ नया सा लगे तो आप पूछें। आज आप सभी का मेरी तरफ से जो होमवर्क है वो एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको अपने घर पे सॉल्व करना है, मेरे द्वारा बताए गए किताब में दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इलस्ट्रेशन 8 में वो फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया है। और दूसरा, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है जिसमें आपको कोई दिक्कत आए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल भी निसंकोच पूछेंगे, कोई संकोच मत कीजिएगा, ठीक है। और देर इज़ आल्सो क्वेश्चन नंबर 7 दैट यू कैन सॉल्व। बच्चों, मेरी तरफ से ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। हाँ, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बाकी हैं। ये क्वेश्चंस कितना जल्दी आप करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता ख़राब करने के लिए, लेकिन यूज़ करने के लिए आप जितना समय चाहेंगे बिल्कुल आपको मिलेगा। तो आप मेहनत करें और क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। एग्जाम्पल 8, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इज़ द डेज होमवर्क। ओके, थैंक you so much. If there is any problem, please let me know and ask without any hesitation. Okay, thank you so much.